देखिए चैप्टर है 12। चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। लेखक किसके हैं? महात्मा गांधी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लेखक परिचय। लेखक परिचय में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वह वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। साउथ अफ्रीका गए थे, वहां वकालत कर रहे थे, वहीं पे तो इनको ठोकर लगा था, क्योंकि प्रथम दर्जे के टिकट लेकर के प्रथम दर्जे के डब्बे में जाकर बैठ गए थे। वहां से काला गोरा का भेदभाव करके इनको घसीट के बाहर निकाला था। घसीट के डब्बे से बाहर निकाल दिए गए थे। वही आए थे ये भारत में और एक प्रण लिए थे कि तू लोगों ने हमें ट्रेन से लात मार के भगाया है, हम तुम्हें देश से लात मार के भगाएंगे। मतलब सोचो कितना बड़ा टारगेट बना लिए। और कहावत आता है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में सहायता करती है। ये सही है। पहले तुमको तकलीफ होता है और फिर वहां से हेल्प चालू हो जाता है। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट कर आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच धर्म विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। बहुत सारा कुरीतियां फैला हुआ था समाज में, जिसको उन्होंने दूर किया। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। उन्हें बापू राष्ट्रपिता कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं के संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा व संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक पक्षों पर खूब लिखा। उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत राष्ट्र, गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। नाथुराम गोडसे ने गोली मारा था इनको। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। गांधी जी कभी हिंसा से कोई काम नहीं किए। गांधी जी कभी भी हिंसा से कोई काम नहीं किए। हमेशा शांत भाव से जो भी आंदोलन किए, शांत भाव से किए। गांधी जी का इनाम स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों आता है सबसे ज्यादा? एक बात जान लो, दांत जो होता है ना, वो बाद में आता है, जन्म से नहीं आता है और टूट जाता है। बुढ़ापा होते होते ये दांत आया भी लेट से, जाएगा भी पहले। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। जीव जन्म से मरण तक रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत मुलायम होता है। तो वैसा ही चीज था ये। बाकी लोग लड़ाई झगड़ा में भरोसा करते थे, ये लड़ाई झगड़ा में कभी भरोसा नहीं करते थे। ये बोलते थे कि यही तो नारा दिए थे ना कि अगर तुमको कोई एक झप्पड़ मारता है, एक तरफ मारता है, तो तुम दूसरा रोक दो कि नहीं मारो, तो लाजा जाएगा। वो लजा जाएगा और लाजे कहेगा कि बड़ी भारी गलती हो गया। खैर गांधी जी आज की दुनिया में नहीं है। आज का दुनिया एटम बम फेंक देगा और ऊपर से।
उस समय के लोग लजा जाते होंगे, आज के लोग लजा जाएंगे जी। वो तो मुंह छुपाओगे तो ऐसे कर, अरे ऐसे कर ऐसे कर, है नहीं मारेगा भाभी इसे। लगे रहो मुन्ना भाई को फिल्म आया था, उसमें वो संजय दत्त जो था, वो उन पर महात्मा गांधी आ जाते हैं, तो उसमें वो एक जगह वो सीन था कि उसको कोई मारता एक थप्पड़, तो उसके साथ सर्किट रहता है ना वो, तो बोलता अरे तू मेरे भाई को मार दिया, तुरंत बंदूक निकालता है। तो बोलता ना सर्किट रुक, बापू ने कहा था कि कोई एक झपड़ मारे तो दूसरा गाल रोकना है। तो ये मुन्ना भाई ने क्या किया ना, दूसरा गाल भी रोक दिया अकेले, वो दूसरों पे मार दिया खींच के। तो अब ये एक झपड़ धरा है खींच के ने से, बोला कि गांधी जी ने ना कहा था कि दूसरों पे मार देगा तो क्या करना है। एक तरफ मारा तो दूसरा रोको, और दूसरों तरफ मार दिया तब क्या करो बतैले थोड़े ना मरान। अब मार धगा लगा पीटने, फिर गांधी जी प्रकट हुए, बोले कि नहीं उसको मारने दो। कहाँ थे हम? अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर हरिजन यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेख से संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण के और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा और बुद्धि के मानव एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि साधारण दैनिक धन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ी हुई है। दोनों जो 9th और 10th क्लास का अंतिम पाठ है वो शिक्षा पर आधारित है कि शिक्षा कैसे दी जाए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा चलने लायक हुआ, अब तो वैसा सिस्टम भी आ गया। आपको क्या लगता है, प्ले स्कूल आता है, प्ले स्कूल, प्ले ग्रुप आता है ना, तो प्ले स्कूल अच्छा है कि आंगनबाड़ी अच्छा है? कैसे? प्ले स्कूल से लाख गुना अच्छा आंगनबाड़ी है, क्योंकि वहां पे प्ले स्कूल में जाके लड़का डांट खाएगा, यहाँ पे खिचड़ी खाएगा। खिचड़ी के अलावा बताते हैं नहीं नहीं नहीं, खेलने को मिलेगा उसको। टैगोर जी के हिसाब से 5 साल तक बच्चों को पढ़ाना नहीं है। हम लोग के यहाँ उल्टा होता है, तानकी खाली बोले सीखी चालू कर बस कख चालू करवा करा कब तानकी से तेज वाले बोले चालू कैलस ABCD पढ़ा करा के। अब गांधी जी चाहे कोई भी हो, टैगोर जी साहब कहते 5 साल तक बच्चों को पढ़ाना उड़ाना नहीं है, उसको खेलने के लिए खिलौना दो, वो पेड़ पे कूदने के लिए छोड़ दो उसको। अजीब तरीका का, लेकिन पता नहीं उस हम लोग का समाज ये सब मानेगा कि नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो होता क्या है हम बता रहे हैं, माइंड विकसित होने में टाइम लगता है। जैसे वो चाय होता है ना, चाय थोड़ा सा उबला तुम पियो और थोड़ा देर से उबाल के पियो, फर्क आएगा। वही चीज वह होता है, माइंड अभी बच्चे का जो होता है ना कच्चा होता है, बिल्कुल कच्चा। मतलब बच्चे मन के सच्चे सुने होंगे, सच्चे नहीं थे शैतान होते हैं। कच्चा का मतलब क्या हुआ, उनका माइंड थोड़ा सा डेवलप होता है, और थोड़ा सा डेवलप हुआ, अब वही हाल हुआ कि आपको एक बाल्टी मिलने वाला था, आपको एक छोटा सा चम्मच मिला, वो तो नहीं लेके चल दिए, हाँ हाँ हो गया चलो चलो, अरे नहीं, वहां पे डेवलप हुआ माइंड उसका, थोड़ा सा डेवलप हुआ तो नहीं कचरा भर दिए में, क ख ग घ ABCD गिनती ये सब कचरा भर दिए, अब बाहर होगा कुछ होगा, पूरा बढ़िया से निकल जाता, डेवलप हो जाता, तब उसमें कुछ भरते हैं, उसको डेवलप होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। 5 साल माना गया है इसे, कम से कम 5 वर्ष माना गया। इसीलिए तो मैट्रिक की परीक्षा हमेशा देखोगे, सरकारी जो भी मैट्रिक की परीक्षा होता है 14 साल से कम का किसी के एज नहीं होगा, वो बाई चांस से कौन नहीं होगा, बढ़ा देगा भले एज, तुम्हारा एज भी बढ़ा दिया जाएगा उसमें कि नहीं होगा, तुम्हारा फॉर्म नहीं भराएगा। क्यों? क्योंकि वो 14 साल का 15 साल का होने का मतलब क्या हुआ, 15 साल हम बता रहे होगा, 14.5 के बाद में परीक्षा तुम्हारा होगा, तुम अपना जन्मतिथि मिला लेना, सबका लगभग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 क्लास 1 से 10 तक गया ना, तो 10 बरस यहाँ पे लगा,
अब 5 साल पे पढ़ाई चालू करना था, हो गया 15। तो गवर्नमेंट का रूल ये है, लेकिन पेरेंट्स का रूल अलग है। 2 साल 3 साल के बाद मजबूरी है बचवा। मजबूरी क्या है? अतना लइकवा शैतान है, कुछ शैतानी सहना मुश्किल नहीं है। वो शैतानी सहने के लिए टीचर के पास भेजा जाता है। टीचर जो होते हैं एक बहुत ही दयनीय जीव होता है। मजाक लग रहा बउआ, भगवान करे तुम लोग का टीचर में नौकरी लगे, तब समझ में आएगा दुख क्या है। दयनीय जीव होता है, सच बता रहे हैं हम। हर तकलीफ के लिए जिम्मेवार कौन है? अच्छा बताओ, आपको घर है जो छुट्टी होगा तो ये जरूर पूछा होगा, तो ट्यूशन अलग लगा रे पूछा जाता है। क्या लगता है तुमको कि तुमको पढ़ाइया के लिए पूछा जाता है? वो एक खाती की आके घर में तंग के लिए भाई पढ़े जाई तो 4 घंटा जीव छुट्टी तक करा ले हमारा। तुमको क्या लगता है तुम्हारे पढ़ाइया के लिए वो चिंतित है ना? इजात का नहीं के पढ़े स्कूल काहे रोज लेके भगाया जाता है? एक दिन घरे रहेगा, हुरदंग में जाकर रख देगा, वो मारेगा, पूरा घर उठा लेगा कबार पे। वृद्धा आश्रम में देखोगे तो ज्यादातर वहां पे माँ बाप जो रहते हैं वो शहरों के माँ बाप रहते हैं, गांवों के कोई माँ बाप नहीं रहता है वृद्धाश्रम में। इसका ये कारण नहीं है कि गांव वाले बहुत संस्कारी होते हैं, इसका ये कारण होता है कि सब जमीन जायदाद माई बाबू के नाम में होता है। तुम्हारा नाम खाली राशन कार्ड पे है, ज्यादा इन्होंने किया तो राशनों कार्ड से नाम कटा। जमीन जायदाद सब बाबू पापा के नाम में बा। जइबो कहाँ? हमरा से तेज बनबा, तुरंत लिख देम दूसरा के। तो ऐसे ऐसा नहीं कि सब गांव वाला संस्कारी होता है, वो बेचारा फंसा हुआ है। खाली राशन कार्ड पे तुम्हारा नाम है जिससे 5 किलो अनाज मिल रहा है। ज्यादा बदमाशी की है तो वो नमो क्या करेंगे वो लोग? एक नाम काट दीजिए और सब जमीन जायदाद लिख देंगे दूसरा के। यही से चलो देखो, हाँ गांधी जी का जन्म बोलो कब हुआ था? 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। और इनके पिता का नाम, माता का नाम, और इनका ये 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए। 88 में देखो पढ़ने गए थे, 83 में इनका शादी हो गया था 14 साल की उम्र में। खाली जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 तक रहे। 1914 में वापस भारत लौट के आए और 14 से लेकर के 48 तक भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़े और इन्हें अपना देश बापू कहकर पुकारता है। क्या कह रहे हैं देखो शिक्षा में ये, अब तो नियम आ गया है कि बच्चे को पीटना नहीं है स्कूल में, बच्चे को पीटना नहीं है, यानी कि पढ़ाते वक्त उसको पीटना नहीं है। वो नियम बनाने वाले नेता लोग होते हैं, बुझा रहे ना? नियम बनाने वाले कौन होते हैं वो? अरे हम कभी देखे, हमको लगा कि हम ही डंडा लेके घूमते रहते हैं। हम वो दिल्ली में क्लास चलता है आदित्य रंजन का, तो उनका एक वीडियो शॉर्ट वीडियो आया था, वो बड़का डंडा लेके लाइन लगा था लड़कों के जाने के औसम ही लेके चल रहे हैं। कौन बोलता रे? हम देखे तो बड़ी हमारा हंसी आया। बोले बताओ बताओ वो पढ़ा किसको रहे हैं? 12 क्लास ले ऊपर के, अब उन्हीं का डंडा लेके चले के पड़ता। जहाँ ये लड़कवा जुटी है सन वो लाठी उठाही के पड़ी। यानी कैसे माने बोला नहीं कह लड़का बहुत ना। देखो बबुआ, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वो बोले कि अहिंसा से सिखाइए, सबसे अच्छा शिक्षा है। आपको लगता है क्या टीचर ज्यादा मारते हैं कि माँ बाप ज्यादा पीटते हैं? पिताजी से कहियो पढ़ के देखना। खाली 2 दिन तुम इतना पीटने के बावजूद हमारे पास 2-3 साल से बैठे हुए हो, तुम जाके पिताजी से 3 दिन खाली कहना कि पढ़ा दीजिए हमको। 3 दिन में तुम्हारा वो 3 कर्म ना कर दिए।
अगले दिन से तुमको घरों से निकाल सकते हैं। वो का कहियन हाँ याद कर ली है और तुम याद करके नहीं गया, अब खैर नहीं, क्या करेंगे वो, नहीं झेल सकते हो। और वो जानते हैं कि हम अपन लइकवा के ना झेल सकते हैं, यही से तो पैसा देके भेजते हैं कि जो बबुआ तू जो हटे जले। अहिंसक प्रतिरोध और सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। मतलब ये बोले हैं कि बिना पीटे पढ़ाइए किसी को बहुत अच्छा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान शिक्षा के बाद पहले होने चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे जिससे संसारी ज्ञान प्राप्त करे। यह जानना चाहिए आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा के बारे में क्या क्या शक्तियां छिपी हुई हैं। एक बात देखो बताते हैं, ये बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं तब समझा देते हैं। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव कराने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फार्म में, बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इस तरह से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। अभी के माँ बाप में पहले के माँ बाप में बताओ अंतर क्या है? कुछ अंतर आप लोगों को समझ में आता है कि कुछ अंतर हुआ है? अभी के माँ बाप के पास पैसा ज्यादा है, मतलब कि पहले 50 पैसा मिलता था, अब कितना पैसा मिलता है? 5 रुपया मिल जाता है, 50 रुपया मिल जाता है। पैसा के मामला में बढ़ गए हैं, सुविधा बढ़ गया है। दिया बाती से लाइन बत्ती पे आ गया आदमी, बेना से पंखा पे आ गया, कूलर पे आ गया, सुविधा बढ़ा। सबसे भारी अंतर कहाँ आया? कूलर से एसी में आ गए, घर एसी लगा है कूलर से एसी में आ गए आप। उस अंतर भारी कहाँ है? आप पहले के दादाजी से पूछना होंगे तो, और अभी के पूछना, मैं पिताजी बच्चों के पास ज्यादा देर तक बैठते नहीं होंगे, सबसे बड़ा अंतर यही है। वो बैठते ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। सब कुछ बढ़ गया, क्या घट गया? समय घट गया। अब उनके पास, लड़का के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। लड़का क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, वो सब कुछ तुम्हें पे छोड़ दिए। कितनों के पिताजी बैठते हैं उनके पास 1 घंटा खाली रोज? तुम्हारे बैठते हैं 1 घंटा रोज? कितने के बैठते हैं बताओ तो? किसी के नहीं। तुम्हारे घरे को रोज 1 घंटा? अच्छा, कबो कबो नहीं, अच्छा कबो कबो तो कोई बैठ जाएगा जाके। रोज एगो दिनचर्या हो कि लड़का पढ़ रहा है, वहां जाकर बैठ जाते हैं। बैठबो करते हैं तो देखे हैं मोबाइल निकाल लेते हैं। कोई कोई बैठवा करता है तो मोबाइल, आना तो घर में टीवी लागल हो तो टीवी के पास बैठेंगे। वो लड़कवा भी ना बैठेंगे। वही देखो क्या कह रहे हैं अब ये महात्मा गांधी, कह रहे हैं कि उसको अक्षर ज्ञान सिखाने से पहले, अक्षर ज्ञान माने क ख ग घ ABCD सिखाने से पहले, अभी तक हम गारंटी लेते हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना। अब देखो एक और बात बताते हैं, अभी सही गलत का शिक्षा देना जरूरी है। सही गलत मतलब हाँ अभी ठीक। निधि कौन है? घर जाओ। हाँ, सही गलत मतलब जैसे आप कोई को गाली देते हो बाहर में, तो आपको डायरेक्ट पीटना चालू हो जाता होगा। काहे गाली दे रहे, तुर गाली ना देवे के रहे, मार ढा ढाए पीटना। और बोले के बाद जरा पे जरा गाली दिया ओकरा पर और खिसियाइल है, गाल लिया, अब की बार भेटे तो ईटा से मारा उनका के हम, अब की बार भेटे यहाँ तो ईटा से मारा। अब देखो अंतर क्या है यहीं पे हमको लगता है कि गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ होता है?
आप बच्चे को साफ साफ बताओ कि क्या गलत है और क्या सही है, बढ़िया से एकदम। जैसे उसको सिखाया गया कि छत पे जाता है, जब कोर पे जाता है तो उसको खींच के लाया जाता है कि ना बबुआ नहीं जीवा तो गिर जीवा। उसको साफ बताओ कि किसी को गाली देना क्या है, गलत है। किसी के साथ अरे तरे कह के बात करना क्या है, गलत है। उसको हर चीज का नॉलेज देना जरूरी है। कब? अक्षर ज्ञान से पहले। कम से कम रोज देखो, बच्चा है ना, उसको ये नहीं पता है क्या करना है, उसको ये मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ये बताओ कि करना क्या है, तभी तो करेगा। तो गांधी जी के कहने का मतलब है, चाहे किसी भी पेरेंट्स का ये काम होगा कि उसको सही गलत का मतलब पक्का समझाए। टेंथ क्लास के बाद बहुत सारा गलत रास्ता चालू हो जाता है, तो वहां पे बताना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस गलती का परिणाम क्या होगा। बहुत कुछ के बारे में तो कोई माँ बाप बातें नहीं करता है, जैसे साफ साफ कहते हैं लफुआगिरी के बारे में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बात नहीं करता, अब लड़का का पता नहीं कि क्या है और परिणाम का निकलेगा, तो वो करेगा, वो बाद में जा करके करेगा एक समय के बाद में। हाँ, उतना करने के बाद अगर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सब सुधर जाएगा, बहुत कुछ सुधार समझाने के बाद नहीं सुधरता है, तो अब जाके दो चार लात जूता बाहर से खाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नहीं तो उसे मारत मारत को फेंक फेंक मुआ हुआ देगा, काम खत्म हो जाएगा। और क्या करेगा, अपने समझा के निकल लो, समझा दिए ना। तो ये देना जरूरी है। तो यही कह रहे हैं कि कैसे कुछ दुनिया में जिया जाए। जैसे ये कह रहे हैं ना कि प्रेम से घृणा को, अगर आपसे कोई घृणा करता है तो आप उसको प्रेम से कैसे जीत सकें। असत्य से सत्य को, हिंसा कोई कर रहा है, हिंसा का मतलब कोई एक झपड़ मारा, आप सह गए, यही तो है कष्ट सहन, जितना सीखे। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों, हाथ पैर आंख कान नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग के तालीम द्वारा ही हो सकती है। गांधी जी के बंदर 3 थे, उनका एक नारा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो वही कह रहे हैं कि हाथ पैर आंख कान नाक, अगर इसका सही सही उपयोग कर लिया गया तो हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उनके बुद्धि विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शारीरिक और मस्तिष्क विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतना नहीं होगा। तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चे शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है, इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा। उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है नहीं, वह आदि भी नहीं है, वह स्त्री और पुरुष को शिक्षा देने के साधनों में से केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए मैं बच्चों को शिक्षा प्रारंभ इस तरह से करूंगा कि कोई उसे उपयोगी दस्तकारी सिखाया जाए। जिस क्षण से वो अपना तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का कार्य करने के योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतना ही बात है कि आजकल के प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दिया जाए। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़े H2 + O2 = H2O, चाहे NaOH + HCl गिवन में देगा NaCl + H2O। तो ये कह रहे हैं कि ये रटना पड़ता है हम लोगों को, हम लोग रटे हैं कि क्षार अम्ल लवण जल। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, किसी दस्तकारी के द्वारा उद्योग के द्वारा दिया जाए। जैसे आप फिल्म देखते हो, चाहे कोई टीवी देखिए, बहुत सारा सीन याद रह जाता है। ऐसा क्यों याद रह जाता है? वो उसमें का एक बार देखो तब वो याद है, क्योंकि वो इतना ढंग से उसको बनाया है कि उसको। अभी फिल्म आया था ना, बता रहे सैयारा,
तो उसमें सब देख के रो रहा था। तो ओकरा के इतना ढंग से बनैबे किया है कि जानने वाला जान रहा है कि अरे वो स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड मतलब वो इमेजिन करके बनाया गया है, वो रियल नहीं है, फिर भी लोग रो रहा है बैठ के। तो इसका मतलब वो अब बिल्कुल याद हो गया उसका स्टोरी कि ये हुआ था ऐसे। वही गांधी जी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा शिक्षा का तालीम दिया जाए कि बच्चा याद ना करे, उसको देखे कि हुआ कैसे है। वही कह रहा है कि इसके बाद में उद्योगों के द्वारा दिया जाए। उद्योगों के द्वारा का मतलब आपको हर 10th क्लास में प्रैक्टिकल पढ़ना है, प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा 10th क्लास में बनाना पड़ेगा हम लोगों का। वो भी प्रैक्टिकल खाली कॉपी पर रहता है, रियल में कुछ होता नहीं है। अब प्रैक्टिकल में देखोगे तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करना पड़ता है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, अभी देखो यहां पे क्या क्या बात लिखी है, सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र और अपना काम करने और घर के माता पिता को मदद वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। कितना बढ़िया 2-3 गो बात कहा गया है। अपने शिक्षा में ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई। अभी हम देखते हैं लाइब्रेरी में जो बैठता है उसका डेस्क पूरा गंदा हुआ है, ऊपर में झोल, मतलब हतनी दूर 2-2.5 फीट का जगह नहीं साफ कर पा रहा है बच्चा, कनकौची पड़ रहा है। वो में उसको डांटना पड़ रहा है कि चॉकलेट खा के मत फेंकना, खा के उसे बिक दिया। ये गंदगी, ये साफा निशानी है अशिक्षा का। तो सीखना नहीं चाहता है तो कह रहे हैं कि सफाई सबसे पहले, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती है ना, सुस्ती है ना वो कि चॉकलेट खाए खोस दिए लाइट में, सुस्ती है, आलसी है वो। नहीं तो तंदुरुस्ती नहीं रहता तो उठ के क्या करता, उसको लेके फेंकता। भोजन शास्त्र, वो बोलते हैं गांधी जी के अनुसार भोजन बनाने की कला सबको आना चाहिए। हम लोग जैसे ही भोजन बनाने की बात आता है तुरंत ध्यान आता है अरे ये तो काम महिलाओं का है, ये काम लड़कियों का है, ये काम औरतों का है। कहाँ लिखल है? और तू कहियो ऊपर से रहेगा और घर में सबको इधर तो चल जाएगा, तब क्या करेगा? बैठ के आटा फाकेगा चीनी मिला के। उतना तो आना चाहिए ना कि चावल उबाल लें, चीनी मिला के आटा फाक लेना। अपना काम स्वयं करने का और घर में माता पिता का मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को, देखो साफ लिखा हुआ है, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता, वे शरीर से कमजोर होते हैं। अभी कह दिया जाए ना कि मैं तनी झाड़ू लगा दो एक तरफ, झाड़ू लगाना बिल्कुल शर्म का बात, बिल्कुल शर्म का बात नहीं। शर्म का बात है गंदा रहना। अपना कपड़ा धोना बिल्कुल शर्म का बात, शर्म का बात है गंदा कपड़ा पहनना। तो जिसमें शर्म करना चाहिए हो नहीं रहा है, जिसके में करने में शर्म नहीं जाना चाहिए वही में शर्म आ रहा है। हम कपड़ा धोबम ना, नौकर लगे तारा खाती वो आदमी ना। ऐसा में देखो कमजोरी हो जाएगा, एक तरह से मानसिक कमजोर होगा। अरे आजकल वो आ रहा है ना, जितना आजकल घुटनों में दर्द चालू हो गया, पहले नहीं था। आज से 10 बरस पहले तुम पूछना, दादी उदी होंगी घरे तो, कि आज से 10 बरस पहले हूँ घुटना में दर्द होता रहे तो ना होई। काहे कि पहले के लोग घूमने बहरी जाते थे, अब सब घरवे में व्यवस्था है। अब घरवे में नहीं, प्रत्येक घरवे में व्यवस्था है, केवल घर में नहीं। अरे हम देखे हैं अभी गांव देहात में चले जाओ तो नीचे केवल लेटरिन का सीट है, 2 तला 1 तला है, एगो खाली है। अब हर फ्लोर पे आया, हर फ्लोर नहीं हर रूम में घुसड़ दिया ले आके, एकदम कहीं नहीं जाना है। पहले के लोग बाहर टहलने जाते थे, फ्रेश रहता था, कुआं पर से पानी भर के लाते थे, चप्पा कल आता था, कल चलाते थे, ये जोड़ा सब ठीक रहता था ना। मसाला पीसने वाला सील आता था, ये पूरा ये सब सही हो जाता था। कपड़ा खींचने वाला सही हो जाता था सब कुछ। अब सबका क्या डाल दिया? मशीन डाल दिया, तो मशीन लगा लगा के इसको सही करना पड़ता है फिर। अरे हम सही बता रहे हैं।
साइकिल आता था ना, साइकिल चला के आदमी 6-6 किलोमीटर चल जाता था। तो साइकिल चलाने से क्या होता था, सब घुटना उठना सही। बाइक आ गया ना, टंगाइल जाता, टंगाइल आओ थोड़ा, टंगाइल जाता थोड़ा, लद्दाख है, लद्दाख आओ थोड़ा। एक दिन ये मशीनें आदमी को ले बीतेगा, टेंशन का ले रहे हो। बोले कितना बढ़िया बेना आता था ना, आया नहीं, क्या लगता है, सही तो है, अब तो मजबूरी है इसको यूज करना, मजबूरी है। लेकिन खाली 2 दिन लाइट, 2 घंटा लाइट कट जाता है, खराब हो जाता है ना हालत, पसीना। इस प्रकार गांधी जी की बात सुन लो, गांधी जी अपने बिनल कपड़ा पहनते थे। हम कभी कभी सोचते हैं उनके बारे में कि इतना करने के बावजूद इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर दिए। वो सब कुछ का सिस्टम बनाए थे, सफाई भी खुद करते थे, वो घर में एक नौकर नहीं था उनका, कपड़ा अपने बिनल पहनते थे, अपने से धोया हुआ कपड़ा भी पहनते थे, सब काम अपना किससे करते थे, अपने से करते थे। उतना बड़ा नेता आजकल को मुखिया पद से खाली जीत जाए, खाली मुखिया से, सरपंच से, फिर तो पता ना क्या हो गया। इस प्रकार कताई धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की योजना में मेरी कल्पना है यह एक शांत सामाजिक क्रांति को अग्रदूत बने, जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंध में एक स्वास्थ्यप्रद नैतिक आधार प्राप्त होगा। समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी बड़ी बुराइयां को दूर करने में सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहात का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद न हो, हर एक के लिए गुजर लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो, और यह सब किसी भयंकर रक्त रंजित वर्ग युद्ध अर्थात भारी पूंजी के व्यय बिना भी हो जाएगी। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी का वैज्ञानिक यांत्रिक दस्ता भी लाचार होकर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है, बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से साधारण जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उसी के हाथ में रहेगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए कामों में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने के प्रयास करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एकमात्र साधन है। मेरा ख्याल यह है कि अगर व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज का अपने आप काम संभाल लेगा। जिस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज का संगठन का काम मैं खुशी खुशी से सौंप दूंगा। दूसरा देखो क्या किए, गांधी जी शिक्षा का ध्येय मानते थे चरित्र निर्माण को। चरित्र निर्माण को, चरित्र निर्माण का मतलब क्या हुआ? चरित्र निर्माण का मतलब होता है सबसे सही से बोलने वाला, आचरण सही करने वाला, और भी बहुत कुछ होता है। गांधी जी सबसे पहले मानते थे कि आपको सबसे पहला बनाना होगा चरित्र सही। अगर ऐसा चरित्र अगर हर कोई अपना अपना सही कर लेगा तो समाज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा में, उसी तरह अंग्रेजी भाषाओं, अन्य भाषाओं में भी ज्ञान भंडार पड़ा है, उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाते हैं। गुजराती लड़कों लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजी को यह गर्व है, संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उसी राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? यह अच्छी मित व्ययिता होगी कि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग रख दें जिनका काम हो संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उसका अनुवाद देसी भाषाओं में कर दे।
यह बात मेरे विचार में नहीं आ सकती कि हम कुपमंडूक बन जाएं, कुपमंडूक बन जाएं और अपने चारों ओर दीवारी खड़ी कर लें। मेरा मन नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र अपनी संस्कृतियों की कद्र होने और हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना ही नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ माना है और उसका मूल्य को कम करना सिखाया गया है। अभी सिलेबस से बिहार में वो सब कुछ हटा दिया गया था, रामायण महाभारत, नया वाला सिलेबस देखिएगा उसमें सब डाल दिया गया लगे। जरूरी है देखना वो सब, इसलिए नहीं कि हम लोग के भगवान ऐसे किए थे। चलिए मान लीजिए 1% खाली मान लीजिए कि वो इमेजिन ही हो, लेकिन उस इमेजिन से भी तो फायदा है। बहादुर कहानी पढ़े, एक तरह से तो इमेजिन ही था वो, तो इमेजिन से ही अगर बढ़िया शिक्षा मिलता है तो इमेजिन भी क्या है, सही है। तो वही कहा गया है कि हमारे जो संस्कृति में भरा पड़ा है वो किसी भी संस्कृति में भरा हुआ नहीं है। आपको देखो बताते हैं, ये जितना भी पर्व त्योहार बनाया गया, ये पर्व त्योहार पक्का किसी न किसी रीजन से प्रेरित है। रीजन मतलब कोई ना कोई कारण से प्रेरित है कि इस कारण से ये पर्व बनाया गया। खड़ा हो जाओ, कहां से पढ़ रहे थे पढ़ो, तो भी खड़ा हो जाओ। कहां से पढ़ रहे थे दोनों में से कोनो पढ़ो। ऐसा चोरी करता कि खुदा भी नहीं जानता। कहां से पढ़ रहे थे? हाँ निकल, पढ़ा रहे हैं तो वही में तो समझिए जा रहा है, डिजाइन बनाने में। हाथ पे को ले लेगी मेहंदी लेके ये डिजाइन बनाओ तनी आधा घंटा बैठ के, आधा घंटा में क्वेश्चन तो याद हो गए रही। और ओकरा सुना तो जाकर कलम से डिजाइन बनाई बाबू, कलम बाकी बा डिजाइन बना रही है। डिजाइन में जाके मेहंदी चढ़ावला हाथ ये भगा देता है कंपटीशन के परीक्षा में, भागे चले निकल। तुम लोग को पते नहीं है अभी, इसीलिए तो लगी ये सब पीछे हो गई। कहाँ थे हम? 10, 11, 12 क्लास तक हम लड़कियों को कहते हैं ज्यादा कुछ जितना है उतना से संतुष्ट करके चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। 7 क्लास में पढ़ना है कि तुम पग नुपुर हार नहीं अपने विद्या से श्रृंगार करो, पढ़ना था उसमें। तो था वो सही था, लेकिन सिखाया गया है, लेकिन ना हम तो मानेंगे नहीं। 18 घंटा मुंह देखेंगे ऐनक में, अरे मुहवा वही रही जो ना अभी बा, 2 साल बाद उसने रही, मुहवा कब सुधरी ना। मेहंदी लगाने से भगवान खुश हो जाते ना, तो कोई औरत बाद में रो भी ना करती। सब पूरा महावीर जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, पता है ना? सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? वो कारण था, वो सीता माता वो ना सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी देखे तो बोले कि काहे सिंदूर लगाई है? तो बोले कि इससे राम खुश रहते हैं, राम खुश रहते हैं। तो ये गए अब पूरा देहिए सिंदूर लपेट लिए, बोले हमसे और खुश रहेंगे। अरे मूर्ख, वही कौन हाल है, वही हाल है। अरे थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे, ये सब फालतू में 9 घंटा। अब याद नहीं होता है टेस्ट में नंबर का, हमारा टेस्ट में नंबर कम आया है सर जी, लागत तो ठीक नहीं खन पढ़ावत। ये नहीं कि कहत कि पढ़े के टाइम हम बैठ के मेहंदी चढ़ावत रही, अब पढ़ावत रहन तो कलम से हाथ पर डिजाइन बनावत रही। हाँ, ये मुंह ना रहेगा कहने के लिए हमार टेस्ट में नंबर कम आवा था, हमार के जान का है कम आवा था। जो भाल रीजन खोजो ना, काहे कम आवा था। कहाँ थे जी हम? सिंपल लिविंग रहेगा अगर है, साधारण जीवन रहेगा। देखो सिंपल लिविंग का सबसे फायदा होता है कि तुमको समय ज्यादा मिलेगा।
घरे जितना ज्यादा व्यवस्था होगा उतने टाइम तुम्हारा खत्म होगा, और जितने कम व्यवस्था होगा उतने टाइम ज्यादा बचेगा। तो सिंपल लिविंग का फायदा यही है कि तुम डिजाइन वाला चप्पल पहनो, ओमे के एको अगर नग को उखड़ के फेंकाया तो तुमको फेविक्विक के जरूरत कहाँ गोइल खोज तो नहीं है ना होने। हवाई चप्पल पहनले बनी में कुछ होइए नहीं खे, कोई चोराइबो कैलस तो ओकरो फेर अरे सा 120 रुपये कहीबे केला चल ना तो सर की नहीं अकेला बड़ा 12,000 के जूता, तो जूतवे पर ध्यान रही बन रे। एगो आदमी के हाँ बैग में परस में कुछ लेगा ओकरा के उठा के आदमी, परस में पैसा रखना है जूता कोचेगा में। तो मेला वाला में घूमने जाओ, बाइक लेके चले जाओगे मेला में घूम नहीं पाओगे। बाइक लेके चले जाते हो ना मेला में घूम नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? गाड़ी पे। ई कि पहले चोरी ना हो जाए, दूसरा कोई ऊपर आपको कुछ कर मत दे, तीसरा कोई, और तुम फ्री होके जाओ, कुछ मत ले जाओ घरे से। वो देखो कितना बढ़िया घूमोगे तुम, पूरा के पूरा 100 का 100% घूमोगे। क्या है कि ताम झाम कम है ना तुम्हारे पास, पीछे कुछ है ये नहीं है। आराम से बस में गोइल बनी, बस के कहाँ गोइल, हाँ हाँ मेला में से उतरनी बस के कहाँ गोइल, उल्टल पलटल हमरा कोनो मतलब बोले नहीं के आई नहीं, दूसरा बस में हाथ मारनी, हाँ भैया पहुंचावा हमरा कही जा। ताम झाम मत रखा करो। कहाँ थे जी? रत्न भंडार से हैं। हमने उसे जाना ही नहीं है, हमने उसके अध्ययन को तुच्छ माना है, हमने उनके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर अमल न किया जाए तो मसाला में रखो लाश के समान है, जो शायद देखने में सुंदर हो परंतु कोई प्रेरणा या पवित्रता नहीं प्राप्त हो सकती। मेरा धर्म जहां यह आग्रह रखता है कि संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। जहां वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी उपेक्षा करने का भी निषेध करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई शब्द मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन आ घुसे थे, इसमें कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस बात की दिलचस्पी है कि यह मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की उपज हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए, मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियां की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। एक और बात होता है, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग किसी से पूछना नहीं चाहते हो। एक और बताते हैं बात आप लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने का। आपको पता है कि ये उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वो कभी कभी उससे पूछना पड़ता है। और दूसरा चीज सबसे ज्यादा आदमी वो थोड़ा सा कम नॉलेज वाला समझता है अपने घर वा पेरेंट्स को, इनका बुझाई, मम्मी की कुछ बुझाई। एक बात बताते हैं, तुम जान जाओ कि ना बुझाएगा तो भी प्रॉब्लम उनसे कहोगे ना, प्रॉब्लम उनसे कहोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दोगे जिसको तुमको सब्र से सुनना है। सब्र से मतलब ध्यान से कि कह कर रही है, भले तुमको सही उत्तर ना दे पाए, सुनोगे तो एक बात हो गई यहाँ पे, उनका तुम पर भरोसा चालू हो जाएगा कि लड़कवा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आके हमसे कहता है, लड़की कुछ प्रॉब्लम होता है तो आके हमसे कहती है। तुमको पता है कि सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब मैथ मत पूछना, मैथ के लिए वो लगा कर सांसारिक समस्या मतलब जो सामाजिक समस्या है वो सिलेबस थोड़ा ना बता पाएंगे, वो थोड़ा ना बताएंगे कि अम्ल क्षार में अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल तो हम ही दे पाएंगे। लेकिन अगर सामाजिक कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन वो ढंग से कर देंगे, हम गारंटी लेते हैं। क्या है, एक बार हुआ क्या था ना, एक जगह जुआ कोई खेल रहा था, जुआ समझ में आ रहा है ना, तो उसमें पैसा 50 रुपए का टिकट था, जिसको पढ़ाने पर कुछ ना कुछ पड़ जाता था। तो हम भी वहां पे खड़े थे, देख रहे थे, मेरा भी मन था, लेकिन उसमें देखे कि बहुत पैसा जीत रहा है। एक आदमी 50 रुपए लगा के 11,000 रुपये जीत लिया, 11,000 रुपये जीत लिया। अब हमारा तो मतलब रहा नहीं जा रहा है हमसे कि हम भी अब खेलेंगे, 50 रुपए लगाएंगे, कम से कम 500-10,000 जीत के भागो हम। क्या मनवा में आया, हम फोन कर दिए
अपने पिताजी के पास कि देखो ना ऐसा ऐसा है, देखिए ना। तो बोले ऐसा करो ना, पहले हम बाद में मदद करेंगे, तू 10 मिनट वैसे खड़ा रहना, अभी खेलना मत। खाली इतने सलाह दिए कि 10 मिनट देखना। हम देखे वहां पे 10 मिनट खड़ा होके, वो बोले खाली इतने कि देखो जुआ खेला नहीं जाता है, जुआ देखा जाता है। एक वो बात और बताए कि कोई रोड पे तुमको टेंट पंडाल लगा के बैठा है तो पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, तुमसे पैसा लेने के लिए बैठा है। ये मत भूल में रहना कि तुमको 50 रुपए लेके 11,000 देगा। वो टेंट पंडाल लगा के बैठा है तुमको देने के लिए, इतना बेवकूफ है वो। क्या पैसा देने के लिए बैठा है? कोई नहीं बैठा रहता है। हम 10 मिनट खड़ा होकर देखे तो हम देखे कि जौन आदमिया जीता था 11,000, उसको देख के 1-2 लोग खेला तो 2-4 हजार वो लोग गवा दिया। 10 मिनट के बाद ये पता चला कि जो जीता था वो उसी का आदमी था, जाल था वो। कुआ के एकाएक फेंका, वहीं में 2-4 लोग फंसे, फिर वो साइड हो गया पैसा लेके। फिर जब नया लोग आएंगे तब फिर ये घूम के आएगा, फिर खेलेगा, फिर जीतेगा, फिर 2-4 लोग फंसेंगे। ये पैटर्न ये लोग का क्या हो रहा है? तो जुआ खेलने अब इसमें अब बताओ, अब हमको क्या दिक्कत? हम 50 रुपए लगाते, हो सकता है हम 2-4 हजार हार के चले जाते, लेकिन वहां पे खाली कॉल कर दे बच गए। 10-15 मिनट देखे तो पता चल गया कि एकदम ये दोबारा जीता है, तब चुपचाप हम घूम के वापस आगे की नौटंकी चल रहा है। मछली को फंसाने के लिए चारा फेंका जा रहा है, ये चारा था। कभी भी जुआ हो ना तो वहां पे 10-15 मिनट खाली रुक लेना, 15 मिनट में तुमको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब बताओ, ये 10 मिनट अगर ना रुके होते, हम ना पूछे होते खाली, तो गया होता मेरा भी कुछ ना कुछ। अरे 50 रुपए तो कम से कम चलिए नहीं जाता, 50 रुपए नहीं जाता। हम जो भी देखे वहां पे खेला उस सबका 5,000 से ऊपर गया, क्योंकि 50 से शुरुआत था, बुझा रहे। लास्ट तक 5,000-6,000 रुपया ले लेता था वो। सब लोग नहीं खेलता था, लेकिन घंटा में अगर 2-4 लोग खेल लिया तो समझ रहे हो तो उनकी पैसा हुआ वो। 1 घंटा में अगर 2 लोग को फंसाया तो 10,000 1 घंटा में कौन काम करके कमाओगे जी? कौन काम करोगे कि 1 घंटा में 10,000 तुम्हारे पास रुपया है? और कहीं 3-4 घंटा चलता था मेला वो सब, तो अगर 50,000 कमाया 1 घंटा में, 1 दिन में, तो 10 दिन में कितना पैसा कमाया तुमको मालूम है? 5 लाख। कौनो काम नहीं है ऐसा। तो वो बस ये बात हमेशा याद रखना है। तुमको लगे कि सोल्यूशन है तो एक बार पूछो तो जरूरी कि क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। उनको क्या होगा? भरोसा होगा तुम्हारे ऊपर कि नहीं लड़का कुछ बतिया हमसे पूछता है। ये नहीं कि लड़का अपने आप को बाहुबली समझता है, बहुत तेज है, जाके अपने से कूद गया, अब पता चला कि उन्हें से हार के घर आ गया। तो ये बात जरूरी है। हाँ, ये बात हमको हमेशा याद हो गया कि कोई भी टेंट पंडा लगा के अगर कहीं जुआ खिलवा रहा है, वो देखे होंगे मेला में वो 1 रुपया रखने वाला आता है, ऐसे मारो तो पैसा गिरेगा बाहर तो तुमको दुगना देगा, 3 गुना देगा, कहता है ना। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर दुकान खोल के कोई जुआ वाला बैठा है तो तुमको पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, लेने के लिए बैठा है। ये भूल में मत रहना कि ये कभी भी पैसा खाली देने के लिए बैठा है। और देवो करेगा उस आदमी को जो उसी का आदमी हो। वो जाल है, वेब बनाया एक तरह से, तुमको समझ में नहीं आएगा कि वहां पे हो कर रहा है। ये कहाँ का बात है? ये एरोप्लेन वाला ना बनाया है प्रदर्शनिया में, अंधारावा, वही में का बात है। हम ज्यादा दूर का नहीं, अभी भी है। अरे अंदरवा पूरा वो बनाया है जी, हमको लगता है यहाँ से लेकर वहां तक अगर पंडाले बनाया है खाली। सामान तो ढेर है उधर में, हम भी गए थे 1 दिन कहाँ गलती से, तो वही में हम देख लिए थे 10 मिनट। वही में स्क्रीमो वाला देखे थे, वो नचाता है ना, वही में देखे कि देखो नौटंकी ये लोग अभी हो रहा है यहाँ पे। कहाँ है जी? जुआ खेलने से पहले बात समझ लेना, सही बता रहे हैं कि कोई तुमको पैसा देने के लिए नहीं बेटा, वो क्या करने के लिए बैठा है? कोई देना नहीं चाहता, 1 रुपया कोई नहीं देना चाहता है जी। 11,000 कहां से दे देगा? हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि चारों ओर से आए, मगर मैं किसी हवा के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारा जुआ स्त्री चाहे अंग्रेजी संसार दूसरी भाषाएं सीखे, फिर उनसे आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह से दे जैसे बोस, राय और स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वह खुद देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता है।
भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो है स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। यह सामंजस्य कि कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान होगा। वो अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है, जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न उत्तर।